फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नई सपा और नई हवा, तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि मैं एक वो पर्सन हूँ जो कनेक्ट करती हूँ उनकी उस थ्योरी से। तो एजुकेशन, युवा एंड कहीं ना कहीं एक नई सोच वाली जो बात है, उसको वो 3 मिनट में 3 शब्द मैंने उन्हें बहुत अच्छे से समझा दिए एंड मेरे लिए बहुत आसान था उन्हें कन्विंस करना। इस बार के इलेक्शन में आपको नए नए रंग देखने को मिलेंगे और मेरे साथ जो शख्स हैं वो रूपाली दीक्षित इस बार फतेहाबाद से चुनाव लड़ी हैं और सीधे तौर पे मैं कहूँ तो पहले बीजेपी में थी, अब जो है समाजवादी पार्टी में है और यहाँ से चुनाव लड़ने में कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव को आपने 2-3 मिनट में कन्विंस कर लिया। तो ये तरीका क्या था कि आपने अखिलेश यादव को समझाया कि आपको टिकट दिया जाए? टू बी ऑनेस्ट, अखिलेश जी वेरी फोकस्ड हैं। सी वो खुद एक युवा हैं एंड कहीं ना कहीं देखिए उनके पिताजी ने इस पार्टी में शुरुआत करी है ना, वो खुद अपने हाथ में उन्होंने कमान ली हुई है। तो कहीं ना कहीं जो एक लीडरशिप है उनकी, वो कनेक्ट कर रही थी यूथ से। माई एजुकेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे ही उन्होंने मेरी डिग्रीज और उन्होंने समझा कि मेरा जो बैकग्राउंड है एजुकेशन को लेके बहुत क्लियर है, तो आई गेस वो कनेक्शन था। जो आप कह रहे थे ना, नई सपा और नई हवा, तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि मैं एक वो पर्सन हूँ जो कनेक्ट करती हूँ उनकी उस थ्योरी से। तो एजुकेशन, युवा एंड कहीं ना कहीं एक नई सोच वाली जो बात है, उसको वो 3 मिनट में 3 शब्द मैंने उन्हें बहुत अच्छे से समझा दिए एंड मेरे लिए बहुत आसान था उन्हें कन्विंस करना। शब्द क्या थे आप? शिक्षा, नई सोच और कहीं ना कहीं युवा, तीनों चीजें। ये तीनों शब्द बोलने के बाद जो है वो कन्विंस हो गए? कन्विंस हो गए, बिल्कुल कन्विंस हो गए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप इलेक्शन में जा रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, तो यहाँ के अगर मुद्दों की मैं बात करूं, क्योंकि आपने कहा कि राजनीति पर बात नहीं होनी चाहिए, सब एक समान है, इस प्रकार की आप बातें करती नजर आ रही हैं, तो यहाँ के मुद्दे ऐसे कौन से जिनको लेकर आप चाहती हैं कि अगर आप जीतती हैं तो उनको सॉल्व करेंगे? सी होता क्या है कि जब हम पार्टी में किसी भी पार्टी में रहते हैं, हर पार्टी की अलग अलग मानसिकता होती है और अलग अलग विचारधारणा होती है। लेकिन इसी तरीके से हम जब किसी क्षेत्र की बात करते हैं, लोकल के इश्यूज कुछ और होते हैं और नेशनल लेवल के इश्यूज कुछ और होते हैं। हम मुद्दे तो नेशनल लेवल के करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देख पाता कि लोकल के मुद्दे अगर सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो आप नेशनल तक कैसे उसको क्रिएट कर पाएंगे। और जहां लोकल के मुद्दों की बात है, आप कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो जंगली जानवर हैं, गाय हैं, उनका जो कहीं ना कहीं अनाज पे अटैक हो जाता है और किसान जो ऑलरेडी साल भर से मेहनत कर रहा है वो कहीं ना कहीं बिखर जाता है। अब उसमें गायों का भी कोई दोष नहीं है और उन किसानों को भी कहीं ना कहीं अपनी खेती बचानी है। ये हमारे लिए वन ऑफ द बेसिक मुद्दा है फतेहाबाद में। दूसरी बात है, ये ग्रामीण क्षेत्र है। हम महिला शक्तिकरण की तो बात करते हैं, लेकिन वो बातों में ज्यादा है। हमारे यहाँ रिसोर्सेज तो हैं पर वो सही जगह पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ आंकड़े तो हैं पर वो आंकड़े कितने पेपर पे हैं और कितने सही हैं। इन छोटी छोटी चीजों को अगर देखा जाए तो शिक्षा को लेके हम बेसिक बात करते हैं। स्कूल्स बहुत हैं, अगर आज कोई भी सरकार दिखाएगी तो बोलेगी हमारे यहाँ 200 स्कूल है, 300, पर क्या वो ये बताती है उन स्कूलों में कितने बच्चे जा रहे हैं? सरकारी स्कूल्स अगर आप देखें, आप समझ लीजिए मिनिमम 2 से 3 बच्चे वहां पहुंच रहे हैं और टीचर सारे लगे हुए हैं। तो फिर आप मुझे बताइए, ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है? अगर हम इन्हीं रिसोर्सेज को, इन्हीं जो ये सिस्टम जो है अनटैंगल्ड है, उसको सही तरीके से अगर मैनेज कर लें तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। आप विदेश में पढ़ाई करके आई हैं और यहाँ पर जब आप आई तो आपने ज़मीनी हालात को समझने की कोशिश करी होगी। कितना ज़्यादा लगता है फ़र्क जब आप आते हैं और देखते हैं और हालात को समझते हुए फिर काम करने का आपको मौका मिलता है? जी, ये बात बहुत क्लियर है कि मुझे बैकग्राउंड मेरे पिताजी की वजह से मिला। और ये बात भी सही है कि आप विदेश का कंपैरिजन हमारे देश से नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक जातिवाद का जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। अब लोगों को इस चीज में सबसे पहले मनाना कि भाई मेरे अंदर वो जातिवाद नहीं है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है जब आप एक्चुअली जातिवाद को छोड़ के ग्राउंड लेवल पे उनसे बात करें, उनके साथ रेगुलरली उनके बीच में रहें। सिर्फ ऐसा नहीं कि जब आपको वोटों की जरूरत है तो आप वहां पहुंच गए। जब आपकी वो प्रेजेंस 5 साल देखते हैं तो वो धीरे धीरे भूल जाते हैं कि वो जातिवाद क्या है। क्योंकि मैंने वो कंट्रोवर्सी अपने आसपास कभी आने ही नहीं दी। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा फोकस महिलाओं पे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें, आदमी हर जगह कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग है हर फील्ड में। आप राजनीति की भी बात करें, आप खुद देखिए पार्टीज हैं। अब जैसे आप हम सपा की बात करते हैं, आगरा में 9 विधान सीटें हैं, उन्होंने मुझे एज अ महिला, आप देखिए सिंगल महिला हूं मैं, मुझे ये सीट दी। लेकिन आप ये समझिए, जब हम इस परसेंटेज को, अगर मैं ये चुनाव जीत जाती हूँ एक तरीके से, तो उस परसेंटेज को हम बढ़ाएंगे। अब मेरा ये परसेंटेज जो बढ़ाएगा वो कहीं ना कहीं मेरी महिलाओं पे, जो ग्राम सभा में है, जो काम कर रही हैं, जो गाँव में है, उनको प्रोत्साहित देगा आगे बढ़ने के लिए। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि जातिवाद वाला सेक्शन मेरे आसपास आए नहीं और मैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकूं, डोर टू डोर। तो यही तो प्रियंका गांधी ने किया है। सबसे पहले जो है वो 40% की बात उन्होंने करी, फिर बीजेपी अब आई, फिर
समाजवादी पार्टी से आप खुद ही लड़नी है। आपको लगता है कि महिलाओं को आगे लाने की जो इस बार के इलेक्शन में कोशिश की गई है, चाहे वो किसी पार्टी ने पहल करी हो, अब सबके सब उसको फॉलो करें? जी, बहुत अच्छी बात है कि उसे फॉलो करें, पर पॉइंट ये है कि महिलाओं को सिर्फ टिकट देने से नहीं, उस टिकट को हासिल करने के लिए जो स्ट्रगल उनका होता है वो इम्पोर्टेंट है। हम आसानी से किसी को टिकट दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो महिला हारती है तो उसके बाद भी वो साथ रहे, ये पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा है। सिर्फ आप इस तरीके तक ये नहीं कर सकते कि आपने अगर आप 30% या 40% महिलाओं को टिकट दी है, आप ये सोचिए कि वो अपने घर से लड़ाई लड़के समाज में स्टैंड लेती है और राजनीति में अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी वजह से अगर वो सफल नहीं हो पाती है, उसके बाद उसके पास बैकअप क्या है? लोगों को स्वीकृत करना पड़ेगा कि हार जिंदगी में सबको मिलती है, और अगर इसी तरीके से वापस अगर वो मौका दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं अपनी जगह बना पाएंगी। बहुत सारी महिलाएं पहला एक बार चुनाव लड़ती हैं और किसी वजह से हार जाती है, उनका नामो निशान नहीं रह पाता। हमारी अब जरूरत है कि जितने भी सिस्टम है, ये जो समाज है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें महिलाओं की भी हार को कहीं ना कहीं उनका एक्सपीरियंस माना जाए रेदर देन उनका फेलियर। आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप बाहुबली अशोक जी की बेटी हैं, अशोक दीक्षित की बेटी होने का मतलब आपके साथ सपोर्ट दमखम बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये भी एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं विरोधियों को बोलने का एक मौका देता है? क्योंकि आपके पास एजुकेशन लेवल और आप जिस तरीके से बात कर रही हैं वो एक अलग चैप्टर है और ये अलग। देखिए, जहाँ तक बाहुबली की इमेज की बात है, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। वो बाहुबली उनको लगते हैं जिनको वो विरोधी हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो कहीं ना कहीं उन लोगों के नेता है जो कहीं ना कहीं उस वक्त उन लोगों का उत्पीड़न हो रहा था और मेरे पिताजी ने उनकी मदद करी। हर लेवल पे, हर मानसिकता पे बाहुबली की अलग अलग इमेज है, और हमें ये स्वीकृत करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनको इस सिचुएशन पर लाते हैं। क्योंकि मेरे पिताजी पिछले 14 साल से जेल में हैं, तो आप ये समझने की कोशिश करिए, ये जो 14 साल का वैक्यूम था, ये मैंने 5 साल में कवर किया है। ये ऐसा आप इसी चीज से समझ लीजिए कि पहले मेरे से पहले किसी और प्रत्याशी को टिकट मिली थी और उसके बाद ये टिकट मुझे मिली। क्यों? क्योंकि जब वो टिकट चेंज होने वाली सिचुएशन थी, लोगों का फीडबैक यहाँ से गया कि भाई इस लड़की ने यहाँ पे 5 साल मेहनत करी है और कहीं ना कहीं इसके पिताजी ने समाज में इतने समय से काम किया है, तो वो कनेक्शन बन के मेरे सामने आया। अब विरोधी बाहुबली कहेंगे, वो बात समझ में आता है कि वो विरोध है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा एजुकेशन, मेरी शिक्षा, उसी बेस पे मुझे टिकट मिली है, ना कि इस वजह से कि मैं पंडित अशोक दीक्षित की बेटी हूँ। सबसे बड़ा मुकाबला आप किससे मान के चल रही हैं? आपको लग रहा है कि टक्कर किससे होने वाली है आपकी? किस पार्टी से आप यहाँ पर मुकाबला मान के चल रही हैं? देखिए, शुरुआत में आप देखें सत्ता को लेके होता ही है, क्योंकि आपको पता है ये सत्ता विपक्ष का इलेक्शन है, तो ऑफ कोर्स बीजेपी अभी सत्ता में है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं इक्वली बसपा के जो भी प्रत्याशी हैं और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, दोनों को ही अपना इक्वल कॉम्पिटिटर मानती हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बट मैं ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि असली लड़ाई होती है बूथ पे वोट डलवाने की, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बूथ पे जो हमारा वोट पड़ना चाहिए, जो हमें वोट नहीं मिलेगा हम उस पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट हमारा जो वोट है, जो हमें दिल से देना चाहता है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि वोट वहां पर जाके पहुंचे। अगर हमने ये कर लिया तो मुझे लगता है फिर जो हमारा टारगेट है वो क्लियर रहेगा और फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवाल मेरा आपसे ये, आपको लगता है कि परंपरागत जो राजनीति चलती आ रही थी पिछले कई सालों से, यंगस्टर्स अगर बाहर आते हैं और इस प्रकार की राजनीति में आते हैं तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है अगर आने वाले इलेक्शंस की हम बात करें या अभी के इलेक्शंस की हम बात करें? जी, हम यूथ के लिए बहुत लोग कहते हैं कि यूथ को आना चाहिए, बट पॉइंट ये है कि उनकी नीयत क्या है राजनीति को लेके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजनीति को बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका जो बेसिक नियत है, आपको जो चेंजेस करने हैं, वो पर्सनली आप किस लेवल पे कर सकते हैं। अब मेरी जो राजनीति की परिभाषा है वो तो ये है कि जो चीज़ें ऑलरेडी हैं, जो सिस्टम है, जो ये देश है, उसमें अभी हम 70 साल से जो हमने लड़ाई लड़ी थी, वो बेसिक चीज़ें भी अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है, और अभी हमारी लड़ाई इसी चीज़ की हो रही है। ये तो मेरी राजनीति की मानसिकता है। लेकिन जो यूथ है, एजुकेशन के साथ उनको ये भी ज़रूरत है कि ग्राउंड लेवल पे वो समझे कि किसकी क्या ज़रूरत है। अगर ये इक्वेशन वो बनाते हैं तो यूथ सक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक यूथ के बेस पे करें और समझे कि भाई हम ग्राउंड लेवल पे नहीं जाएंगे, तो फिर आप यूथ को सक्सेसफुली नहीं मैनेज करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि यूथ को समझने की ज़रूरत है आज उनकी देश की क्या ज़रूरतें हैं। अगर वो ज़रूरतों को समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि यूथ सबसे, आप देखिए 60% अगर आप देश की पॉपुलेशन की बात करें, हमारा यूथ कंट्री माना जाता है, बट वो सही तरीके से, सही स्ट्रक्चर में, सही सिस्टम में फिट नहीं है। उस फिटिंग को अगर सही तरीके से दे दिया जाए तो सबसे बेस्ट आप समझ लीजिए कि सिस्टमैटिक चीजें हो जाएंगी और हमें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है
कि मुद्दों को हल करने का प्रयास, मुद्दों को समझने का प्रयास, उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए ये समझना कि आखिर आने वाले 5 साल में कैसे काम करना है। शायद यही प्रत्याशी अगर सोच कर काम करेगा तो जीतने वाले को भी खुशी होगी और जिताने वाले को भी। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा,